नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का अध्याय 4, जिसका नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। आज हम इसके अभ्यास प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास और प्रश्नों का हल जानने का प्रयास करते हैं। आइए, पहला प्रश्न क्या है उसे हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए परिवर्तनों ने इन समूहों को कैसे प्रभावित किया। इन समूहों का मतलब ये जो नीचे कुछ समूह दिए हुए हैं इनके बारे में पूछा जा रहा है। इनमें झूम खेती करने वालों के बारे में पूछा गया है कि औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन ने झूम खेती करने वालों को किस प्रकार प्रभावित किया, घुमंतू और चरवाहा समुदायों को कैसे प्रभावित किया, लकड़ी और वन उत्पादों का व्यापार करने वाली कंपनियों को कैसे प्रभावित किया, बागान मालिकों को और शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेज अफसरों को कैसे प्रभावित किया। तो हम वन बाय वन सभी के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे झूम खेती करने वालों को उपनिवेशिक काल के वन प्रबंधनों में किस प्रकार जो है परिवर्तन इन समूहों के साथ देखने को मिलता है। आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले झूम खेती के बारे में बात करें तो यह एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के कई हिस्सों में एक पारंपरिक कृषि पद्धति थी। इन क्षेत्रों में झूम खेती की जाती थी। इसमें क्या होता था, जंगल के कुछ हिस्सों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता था। ये पूरी झूम खेती की प्रक्रिया आपको मैं यहां पर समझा रहा हूं। जंगल के कुछ क्षेत्रों को, कुछ हिस्सों को काट कर जला दिया जाता था और उसके पश्चात पहली मानसून की बारिश के बाद राख में बीज बोए जाते थे। यानी कि जंगल को जलाया गया है और जंगल को जलाने के पश्चात जो राख बनती है उस राख में बीज बोए जाते हैं और फसल उगाई जाती है। तो ये तो बात हो गई झूमिंग कृषि की या झूम खेती की। अब जो औपनिवेशिक सरकार है उसने क्या किया, स्थानांतरित खेती पर प्रतिबंध लगा दिया। हम झूम खेती को स्थानांतरित खेती भी कह देते हैं। अब ये जो खेती की पद्धति थी इस पर औपनिवेशिक सरकार, अगर हम बात करें ब्रिटिश सरकार, जिन्होंने जो है भारत में और दक्षिणी पूर्वी एशिया में अपने उपनिवेश बनाए थे, औपनिवेशिक सरकार ने झूम खेती पर प्रतिबंध लगा दिया। आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यूरोपीय जो वनपाल है उनको लगा कि इससे जंगलों को नुकसान पहुंचेगा और कीमती लकड़ी नष्ट हो जाएगी। क्योंकि यूरोपियों को, या फिर हम कह सकते हैं ब्रिटिशर्स को, अच्छी लकड़ी चाहिए थी। रेलगाड़ी के निर्माण में जो रेल की जो पटरियां हैं उसमें जो स्लीपर बनते थे वो लकड़ी के बनते थे। इसी के साथ में जो नौसेना है या फिर जो जहाज निर्माण है उसमें भी जो है लकड़ी का उपयोग होता था। तो जो यूरोपीय वनपाल है या फिर यूरोपीय जो कंपनियां हैं वे चाहती थी लकड़ी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग खुद के लिए करना, खुद के लाभ के लिए करना। लेकिन यहां पर झूमिंग खेती के तहत उन्होंने देखा कि जंगलों को जलाया जा रहा है। तो यूरोपीय वनपालों को लगा कि इस प्रकार अगर जंगलों को जलाया जाएगा तो जो उपयोगी लकड़ी है वो भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए उन्होंने झूमिंग खेती पर या स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध लगाया और प्रतिबंध के कारण कई स्थानांतरित खेती करने वाले किसान बेघर हो गए। यानी कि जिनका जीवन इस खेती पर चलता था वे अब बेघर हो गए। उन्हें वो क्षेत्र छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि अब उनके लायक काम वहां पर कोई नहीं बचा है। ठीक है, तो झूम खेती करने वाले इस प्रकार से यहाँ पर प्रभावित होते हुए हमें नजर आते हैं। उनमें से कई को अपना व्यवसाय बदलना पड़ता है और कुछ स्थानांतरित खेती करने वालों ने प्रतिबंध के खिलाफ आंदोलन भी किया था। कुछ लोगों ने हिम्मत भी जुटाई, संगठित भी हुए और आंदोलन भी करते हैं। लेकिन अंग्रेजों द्वारा जो है या यूरोपियों द्वारा आंदोलन को सफलतापूर्वक दबा भी दिया जाता है। तो एक पॉइंट हमने इसका देख लिया है। सेकंड पॉइंट है कि घुमंतू और चरवाहा समुदायों को किस प्रकार औपनिवेशिक सरकार के समय जो परिवर्तन हुए उन्होंने इस समुदाय को किस प्रकार जो है प्रभावित किया। आइए बात करते हैं खानाबदोश और घुमंतू और चरवाहा समुदायों के बारे में। घुमंतू और चरवाहा समुदाय भारत, अफ्रीका के रेगिस्तानों तथा मैदानों में घूमते रहते थे। ये भारत और अफ्रीका के रेगिस्तानों में भी थे
मैदानों में भी थे, पहाड़ी क्षेत्रों में भी थे और पठारी क्षेत्रों में भी ये घूमा करते थे। एक जगह से दूसरी जगह अपने पशुओं को लेकर जाया करते थे। जहां पर हरी घास के मैदान मिल जाते थे वहीं पर जो है अपना बसेरा बना लेते थे और पशुओं को भी चरा दिया करते थे। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। औपनिवेशिक जो सरकार है, जो यूरोपीय कंपनियां हैं, जो यूरोपीय सरकार है, वो जंगलों पर नियंत्रण कर रही थी, क्योंकि जंगलों से मिलने वाले जो उत्पाद हैं उनसे उनको काफी मुनाफा होता था। और वही उत्पाद जैसे कि लकड़ी, रबड़, ये कच्चे माल का भी जो है काम किया करते थे। चाहे रेल लाइन निर्माण हो, चाहे अन्य किसी निर्माण कार्य में ये महत्वपूर्ण उपयोगी वस्तुएं थी। इसलिए औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों पर प्रतिबंध लगाया। इनका चरवाहा समुदायों पर बहुत बुरा असर पड़ा। अब जो चरवाहा लोग रेगिस्तानों में, मैदानों में या जंगलों में आवाजाही करते थे अपने पशुओं के साथ में, अब वे बैन हो चुके हैं। अब उन पर प्रतिबंध लग चुका है। तो अब किस प्रकार से जो है वे अपने पशुओं को चराएंगे, तो उनके लिए यहां पर बड़ी ही समस्या हमें देखने को मिलती है। चरवाहे समुदाय हमेशा अपने मवेशियों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, ठीक है, हरी घास की तलाश में और पशुओं के लिए चारा की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। सरकार ने कृषि का विस्तार करने के लिए जंगलों को नष्ट कर दिया। अब इनके पास अपने मवेशियों के लिए चरागाह नहीं बचे, यानी कि जिन क्षेत्रों में, जिन मैदानी क्षेत्रों में या रेगिस्तानों में या फिर जिन खेती लायक क्षेत्रों में ये अपने पशुओं को चराते थे, अब वो क्षेत्र जो है इनके लिए नहीं है, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे चरवाहा समुदायों को बहुत परेशानी हुई। तो चरवाहा समुदाय भी प्रभावित होते हैं। तो यहां पर हमने घुमंतु और चरवाहा समुदाय के परिवर्तन या फिर उन पर पड़े प्रभाव के बारे में जान लिया है। अब हम देखते हैं लकड़ी और वन उत्पादों का व्यापार करने वाली कंपनियों को, यानी लकड़ी और वन उत्पादों का व्यापार करने वाली जो कंपनियां हैं इनको किस प्रकार है प्रभावित किया गया औपनिवेशिक सरकार के परिवर्तनों द्वारा। देखिए, लकड़ी और वन उत्पादों के लिए जंगलों के बड़े बड़े हिस्से काटे गए। ये जो वन उत्पादों का व्यापार करने वाली कंपनियां हैं ये क्या करती थी, पेड़ों को काटती थी, क्योंकि वनों से प्राप्त उत्पाद का ये व्यापार करती थी। औपनिवेशिक सरकार ने पेड़ों की इस अंधाधुंध कटाई से चिंतित थी, यानी कि औपनिवेशिक सरकार जो है वो पेड़ों की इस अंधाधुंध कटाई से चिंतित थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर इस प्रकार पेड़ कटेंगे तो हमारे उपयोग के लिए पेड़ बचेंगे ही नहीं। इसने 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित किया, यानी कि जो औपनिवेशिक सरकार है फिर वह वनों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित करती है, ठीक है, और जिसमें संशोधन किया जाता है 1878 ईस्वी के अंदर। 1878 में संशोधन किया गया और फिर इस संशोधन के तहत वनों का वर्गीकरण होता है। आइए देखते हैं संशोधन में क्या क्या बातें होती है। तो 1878 का अधिनियम, इसमें क्या संशोधन होते हैं, जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण 3 अलग अलग क्षेत्रों में जंगलों का विभाजन किया गया। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया और गांव वाले केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों में ही लकड़ी ले सकते थे या फिर यहीं से ही लकड़ी प्राप्त कर सकते थे। तो अब आप ये देखिए कि जो आरक्षित वन थे, जहां पर अच्छी लकड़ी हुआ करती थी, उन क्षेत्रों में जो है बाकी अन्य लोगों का आना जाना जो है प्रतिबंध कर दिया गया है। और गांव वाले जो लकड़ी लेते थे, क्योंकि वे आसपास ही रहा करते थे और जीवन चलाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, तो उन्हें जो है सुरक्षित या फिर ग्रामीण वाले वनों में ही जाने दिया जाता था। सबसे अच्छी क्वालिटी के जो वन होते थे वो आरक्षित वन होते थे। सबसे अच्छी क्वालिटी के पेड़ यहाँ पर पाए जाते थे। इन क्षेत्रों में जो है सबका प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे वन उत्पादों का व्यापार करने वाली जो कंपनियां हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, ठीक है। तो हम यही देख रहे हैं, तो लकड़ी और वन उत्पादों का व्यापार करने वाली कंपनियों पर भी इसका बुरा असर फिर पड़ता है। चलिए, अब हम देखते हैं बागान मालिकों को किस प्रकार प्रभावित किया औपनिवेशिक परिवर्तनों ने। तो देखिए, औपनिवेशिक सरकार ने कम दामों पर यूरोपीय बागान मालिकों को जंगलों के विशाल क्षेत्र दे दिए, यानी कि जो यूरोपीय बागान मालिक थे इनको जंगलों के विशाल क्षेत्र दिए गए, वो भी कम कीमत पर। चाय, कॉफी और रबर के पेड़ों की खेती के लिए प्राकृतिक जंगलों को साफ किया गया। अब सरकार जो है वो मुनाफा चाहती थी, वो है
नगदी फसल उगाना चाहती थी, जिससे जो है अच्छा व्यापार व्यवसाय हो, अच्छा मुनाफा कमाया जाए। चाय, कॉफी और रबड़ के पेड़ों की खेती की गई, और इनकी खेती के लिए जो है प्राकृतिक जंगलों को साफ किया गया, और प्राकृतिक जंगलों को साफ करके जो है खेती योग्य उसे बनाया गया, चाय, कॉफी और रबर की खेती योग्य। यूरोप में इन वस्तुओं की बहुत ज्यादा मांग थी, इसलिए इन वस्तुओं का जो है उत्पादन किया जाने लगा, इन वस्तुओं की कृषि होने लगी। इन बागानों को बाड़ लगाकर बंद कर दिया गया, चारों तरफ जो है चार दीवारी। हम आज भी खेतों में बाड़ लगाते हैं ताकि हमारी फसल को कोई जानवर या फिर कोई अन्य जो है वो नुकसान ना पहुंचा सके। तो यहां पर भी बाड़ लगा दिया जाता है। दूसरों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, तो दूसरों को जो है अंदर जाने की अनुमति इसमें हमें नहीं देखने को मिलती। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं बागान मालिक जो है वो प्रभावित होते हैं, क्योंकि बागान मालिक प्रभावित किस प्रकार होंगे, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं औपनिवेशिक सरकार ने कम दामों पर यूरोपीय बागान मालिकों को जंगल दे दिए थे, ठीक है, और जंगलों के विशाल क्षेत्र दे दिए थे। लेकिन बाद में चाय, कॉफी और रबड़ की खेती के लिए प्राकृतिक जंगलों को साफ किया गया, फिर उसी क्षेत्र को जो है बाड़ाबंदी कर दी गई उसकी, वहां पर आना जाना बैन लगा दिया गया, है ना। तो इस प्रकार से बागान मालिक भी प्रभावित होते हैं। अब बात करते हैं शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेज अफसरों को किस प्रकार औपनिवेशिक परिवर्तनों ने प्रभावित किया। तो देखिए, वन कानूनों ने हिरण, तीतर और छोटे जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था। वन कानून बने जिन्होंने वन्य जीव जो है इनकी सुरक्षा के लिए कुछ कानून बनाए गए। इन प्रतिबंध के कारण जंगलों के पास रहने वाले लोग अपनी आजीविका और भोजन से वंचित हो गए। अब आप देखिए कि कुछ जो लोग हैं वे जंगलों से इन छोटे जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरते थे, लेकिन यहां पर वन कानूनों के तहत इन जानवरों का शिकार जो है वो प्रतिबंध कर दिया गया, बैन कर दिया गया, और इस प्रतिबंध के कारण जंगलों के पास रहने वाले लोग अपनी आजीविका और भोजन से वंचित हो गए, आजीविका चलाना मुश्किल हो गया। और वहीं एक तरफ हम देख रहे हैं कि इस प्रतिबंध के विपरीत जो बड़े जानवर थे, जैसे कि बाघ है, तेंदुआ है और भेड़िए है, इन बड़े जानवरों का शिकार किया जाने लगा। राजाओं और अंग्रेजों के लिए एक खेल बन गया था इन बड़े जानवरों का शिकार करना। अंग्रेजों को तो यह लगता था कि इन बड़े जानवरों का शिकार करके हम भारतीयों को सभ्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अंधाधुंध शिकार किए गए, और अंधाधुंध शिकार किए जाएंगे तो आप सभी को पता है धीरे धीरे प्रजातियां लुप्त हो जाएगी। तो अंधाधुंध शिकार ने जानवरों की कुछ प्रजातियों को विलुप्त कर दिया, तो ये बात आपको याद रखनी है, बिल्कुल। तो इस प्रकार शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेज अफसरों को भी जो है औपनिवेशिक परिवर्तनों के तहत इन पर भी काफी ज्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। आइए अब हम दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न क्या है, बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएं हैं। एक तरफ हम बस्तर की बात करेंगे, एक तरफ हम जावा की बात करेंगे, और इनमें क्या समानताएं हैं इस पर चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं। देखिए, बस्तर में वन प्रबंधन करने वाले कौन थे, अंग्रेज, और जावा में वन प्रबंधन किसके हाथों में था, डचों के हाथों में, यानी कि यूरोपियों के हाथों में ही था। हम देखते हैं यूरोपीय कंपनियां, अंग्रेज भी आते हैं, डच भी आते हैं, फ्रांसीसी भी आते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि बस्तर में अंग्रेज और जावा में डच, साउथ ईस्ट एशिया के आसपास जावा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में डचों का जो है प्रभाव रहता है, ठीक है। और भारत के अंदर आप देखते हैं भाई अंग्रेज जो है वो अपना लंबे समय तक उपनिवेश बना के रखते हैं भारत को। तो दोनों ही उपनिवेश है, दोनों ही यूरोपियों के उपनिवेश है, बस बस्तर पर अंग्रेज और जावा पर डच। तो एक समानता ये हो गई। दोनों क्षेत्रों में सरकारों का उद्देश्य एक ही था। यहां पर अंग्रेजों का उद्देश्य भी एक ही था और जावा में डचों का उद्देश्य भी सेम था, ठीक है। यानी दोनों का एजेंडा वही था कि इन क्षेत्रों पर नियंत्रण करना है, जंगलों का उपयोग करना है, खुद के फायदे के लिए काम करना है, मुनाफा कमाना है, सेम उद्देश्य था। दोनों ही सरकारें अपनी जरूरतों के लिए लकड़ी चाहते थे, दोनों को ही लकड़ी चाहिए थी। दोनों ही सरकारों ने अपने एकाधिकार के लिए काम किया। दोनों ही यूरोपीय कंपनियां चाहती थी कि इनका भी एकाधिकार स्थापित हो। बस्तर में अंग्रेज चाहते थे हमारा एकाधिकार हो, और जावा में डच चाहते थे। दोनों ने ही ग्रामीणों को घुमंतु खेती करने से रोका, जैसे कि हम देखते हैं झूम खेती, जिसके तहत जंगलों को जला दिया जाता है, स्थानांतरित खेती या घुमंतु खेती, जिसके तहत जंगलों को जला दिया जाता है। तो अंग्रेजों ने और डचों ने इस पर बैन लगाया। क्यों? क्योंकि उन्हें जंगलों से अच्छी किस्म की लकड़ी चाहिए थी, तो वे इस पर बैन लगाते हैं। इसी के साथ बस्तर के लोगों को
आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे लकड़ी का काम करने वाली कंपनियों के लिए मुफ्त में काम करेंगे। जैसा कि देखिए मैंने आपको बताया कि 1865 में वन अधिनियम बनता है और 1878 में उसमें संशोधन होता है। संशोधन के तहत वनों का विभाजन होता है। आरक्षित वन होते हैं, संरक्षित वन होते हैं, ग्रामीण वन होते हैं। आरक्षित वनों में आना जाना जो है स्थानीय लोगों का और अन्य लोगों का बैन हो जाता है, क्योंकि आरक्षित वन में जो है सबसे अच्छी किस्म के पेड़ लकड़ी पाई जाती थी। लेकिन बस्तर के जो लोग हैं, बस्तर के लोगों को इस शर्त पर आरक्षित वनों में जाने की अनुमति दी गई कि आप जो है वे काम करेंगे किसके लिए, आप लकड़ी का काम करने वाली कंपनियों के लिए मुफ्त में काम करेंगे तो आपको आरक्षित वनों में जाने दिया जाएगा। ऐसा का ऐसा काम जो है जावा में भी हुआ था। उसे किस नाम से जानते हैं, देखिए इसी प्रकार के काम की मांग जावा में ब्लेंड डाग डिएसेंट प्रणाली के अंतर्गत किया गया। और इस प्रणाली के अंतर्गत क्या किया गया, पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए ग्रामीणों से जो है मदद ली गई। तो इसी प्रकार की मांग जावा में ग्रामीणों से की गई थी। अब यहां पर क्या होता है, ब्लेंड डांग डिएसेंट जो विधि है, प्रणाली है, इसके तहत ग्रामीणों को कहा गया कि आप जो है आप भी आरक्षित क्षेत्रों में आ सकते हैं, बदले में आपको जो है माल ढोने के लिए या फिर आवाजाही के लिए अपनी जो भैंसें हैं या फिर जो जानवर हैं वो मुफ्त में उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। तो दोनों में सेम कंडीशन सी है। जब दोनों स्थानों पर जंगली समुदायों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ी तो विद्रोह हुए, और दोनों ही जगहों पर विद्रोह भी होते हैं। बस्तर में भी विद्रोह होता है और जावा में भी विद्रोह होता है। कलांग विद्रोह, कलांग समुदाय जो कि जावा के अच्छे लकड़हारे थे, लकड़ियां काटने का काम करते थे, ठीक है, ये विद्रोह करते हैं। 1770 में जावा में कलांग विद्रोह को दबा दिया जाता है और 1910 में बस्तर का विद्रोह भी अंग्रेजों द्वारा कुचल दिया जाता है। तो विद्रोह दोनों जगह होता है और दोनों ही जगह विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा सफलतापूर्वक दबा भी दिया जाता है। ठीक है, तो समानताएं हैं, एक जगह अंग्रेज है, एक जगह डच है, काम दोनों का सेम है, उद्देश्य दोनों का सेम है, विद्रोह दोनों जगह होते हैं, दबाया दोनों जगह जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कुछ समानताएं थी बस्तर और जावा के बीच, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरे प्रश्न में भी बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, डिटेल से जानना है। देखिए, सन 1880 से 1920 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के वनाच्छादित क्षेत्र में 97 लाख हेक्टेयर की गिरावट आई। पहले यह 10.86 करोड़ हेक्टेयर से घटकर यह क्षेत्र 9.89 करोड़ हेक्टेयर रह गया था। इस गिरावट में निम्नलिखित कारकों की भूमिका बताएं। अब यहां पर कुछ कारक दिए गए हैं, रेलवे है, जहाज निर्माण है, कृषि विस्तार है, व्यावसायिक खेती है, चाय कॉफी के बागान है और आदिवासी और किसान है। इन कारकों के तहत जो है हमें यहां पर व्याख्या करनी है। चलिए तो शुरू करते हैं, रेलवे से शुरुआत करते हैं। आइए रेलवे की बात करें तो 1850 में रेलवे के विस्तार ने एक नई मांग को जन्म दिया। वो नई मांग क्या थी, रेलवे का विस्तार हो रहा है, विस्तार होगा तो सीधी सी बात है रेलवे पटरियां बिछेगी, और पटरियां बिछेगी तो दोनों पटरियों को बीच में बैलेंस बनाने के लिए, जोड़ने के लिए लकड़ी के स्लीपर बनते थे। स्लीपर की आवश्यकता थी। औपनिवेशिक व्यापार एवं शाही नौसैनिक टुकड़ियों के आवागमन के लिए रेलवे आवश्यक था। रेलवे क्यों आवश्यकता, एक जगह से दूसरी जगह सेना को पहुंचाना हो, इसी के साथ माल की आवाजाही करवानी हो, है ना। तो ब्रिटिशर्स ने अपने मुनाफे के लिए रेलवे का निर्माण किया। भारत में भी हम देखते हैं, ठीक है। तो रेल निर्माण होता है। अब नई तरह की मांग इसमें क्या होती है, मुख्य रूप से लकड़ी की मांग होती है। रेल के लिए ईंधन एवं रेलवे लाइन बिछाने के लिए स्लीपर के लिए लकड़ी चाहिए थी। अब आपको पता है पहले जो रेल चलती थी वो कोयले की रेल होती थी, ठीक है, कोयले से चलती थी वो रेल, और कोयला लकड़ी को जलाकर बनाया जाता था। तो यहां पर भी लकड़ी की आवश्यकता थी। पहले वाली रेल जो है वो बहुत धीरे धीरे चलती थी, आज की तरह सुपर फास्ट रेल नहीं होती थी। आज अगर हमको जयपुर से मुंबई का सफर तय करना हो, जो कि लगभग 1150 किलोमीटर का सफर है, ठीक है, तो वो ट्रेन में, सुपर फास्ट ट्रेन में मात्र 16 से 17 घंटे में कवर किया जा सकता है ना। मात्र 16 से 17 घंटे, ये मात्र ही है सुपर फास्ट। हम ट्रेन की बात करें, बाय प्लेन तो आप 1.5 से 2 घंटे में भी जा सकते हैं। मैं मेरा व्यक्तिगत ही अनुभव बता रहा हूं, मैं प्लेन से भी गया हूं जयपुर से मुंबई, और
ट्रेन से भी गया हूँ। तो सुपरफास्ट ट्रेन जो है वो 16-17 घंटे के अंदर पहुंचा देती है, यानी एक दिन से भी कम समय में। और जो कोयले के ईंधन से चलने वाली ट्रेन होती थी, बड़ी स्लो होती थी, ये पूरे पूरे हफ्ते लगा दिया करती थी। ठीक है, थोड़ी थोड़ी दूरी में 2-2 दिन लगा दिया करती, 3-3 दिन लगा दिया करती, बड़ी धीरे धीरे चलती थी। और इस ट्रेन में अगर आप सवारी करेंगे, क्योंकि देखिए हमने तो इस ऐसी ट्रेनों में सफर नहीं किया, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनसे जरूर सुना है कि ऐसी ट्रेनों में सफर करते समय जैसे कि नहा धो के बढ़िया आप बैठे हो, लेकिन अपने डेस्टिनेशन तक यानी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते आप एकदम कोयले की तरह काले हो जाते थे, क्योंकि धुआं निकलता था उसमें, ईंधन वाली ट्रेन होती थी, कोयले से चलती थी, धुआं निकलता था उसमें, है ना। तो सारी सवारियां काली हो जाती थी। और बैठने के लिए कंफर्टेबल सीट, गद्दे वाली सीट नहीं होती थी, लकड़ी की सीट होती थी, जो कि काफी ज्यादा चुभती भी थी, है ना। तो चलिए जो भी है, यहां मैं सिर्फ यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि रेलगाड़ी चलाने के लिए भी लकड़ी की आवश्यकता थी, और इसकी जो पटरियां हैं वो बिछाने के लिए जो स्लीपर की आवश्यकता थी, तो उसमें भी लकड़ियों की जरूरत पड़ती थी। जैसे जैसे रेलवे पटरियों का भारत में विस्तार हुआ, अधिकाधिक मात्रा में पेड़ काटे गए। क्यों? क्योंकि स्लीपर बनाने हैं और कोयले की आवश्यकता थी। 1850 के दशक में अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में स्लीपरों के लिए 35,000 पेड़ सालाना काटे जाते थे। आवश्यक संख्या में आपूर्ति के लिए सरकार ने निजी ठेके भी दिए। अब सरकार जो है निजी ठेके देने लगी, ठेकेदारों ने अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करी। इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया और रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगे। तो एक तो इस प्रकार जो है वन काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। दूसरा हम बात करते हैं जहाज निर्माण। तो जहाज निर्माण में भी हम देखते हैं लकड़ी की आवश्यकता होगी। 19वीं सदी के प्रारंभ तक इंग्लैंड में बलूत के जंगल गायब होने लगे। बलूत वृक्ष है, और बलूत वृक्ष के जो जंगल है वो गायब होने शुरू हो जाते हैं इंग्लैंड में, जिसने शाही जल सेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में समस्या पैदा कर दी। अब जब जंगल समाप्त हो रहे हैं तो अब लकड़ी की आपूर्ति कहां से होगी, समस्या पैदा हो गई। समुद्री जहाजों के बिना शाही सत्ता को बचाए रखना कठिन था, क्योंकि हम अगर इंग्लैंड की बात करते हैं, ब्रिटेन की बात करते हैं, तो ये समुद्र में काफी ज्यादा मजबूत थी, शक्तिशाली थी, है ना। समुद्र में ये अपने जो अभियान है उनको बड़ी ही सफलतापूर्वक कर सकती थी, है ना। समुद्र में इनका जाल अच्छा बिछा हुआ था। तो समुद्री जहाजों के बिना शाही सत्ता को बचाए रखना कठिन था। अब लेकिन समुद्री जहाज ही नहीं होंगे तो फिर शाही सत्ता कैसे बची रहेगी। जहाज में लकड़ी की आवश्यकता थी, और यहाँ पर बलूत के जो जंगल है वो गायब हो रहे हैं। इसलिए 1820 तक अंग्रेजी खोजी दस्ते भारत की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। अब जब लकड़ी चाहिए तो फिर दूसरी जगह पर जाओ, तलाश करो उसकी, और फिर ये भारत पहुंच जाते हैं। एक दशक के अंदर बड़ी संख्या में पेड़ों को काट डाला गया और बहुत अधिक मात्रा में लकड़ी को भारत से निर्यात किया गया। भारत से जो है लकड़ी निर्यात होने लगी। ठीक है, इंग्लैंड जाने लगी, ब्रिटेन जाने लगी। तो इससे भी जो है वनों को बहुत ज्यादा प्रभाव हम देखते हैं, वन बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कृषि विस्तार। कृषि विस्तार भी वनों को प्रभावित करती है। कृषि विस्तार के लिए कृषि योग्य भूमि बनानी पड़ेगी, समतल भूमि जिनमें हल भी चलेगा, जिसके लिए फिर पेड़ों को काटा जाएगा, जंगलों की भूमि को जो है प्लेन किया जाएगा। 19वीं सदी के प्रारंभ में औपनिवेशिक सरकार ने सोचा कि वन अनुत्पादक थे। इनको लगा कि वन में कोई ज्यादा फायदा नहीं है, अनुत्पादक है ये। वनों को जुताई के अधीन लाया जाना चाहिए ताकि राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सके। यूरोपीय सरकार ने सोचा, औपनिवेशिक सरकार ने सोचा कि वनों को जो है जुताई के अधीन लाया जाए और खेती की जाए ताकि अच्छा राजस्व मिले खेती से, कृषि से। इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी भी की जा सकती थी। यही कारण था कि 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य भूमि के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई। यानी कि खेती योग्य भूमि बनाई गई, 67 लाख हेक्टेयर भूमि जो है क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। आगे हम देखते हैं 19वीं सदी में बढ़ती शहरी जनसंख्या के लिए वाणिज्यिक फसलों जैसे कि जूट, चीनी, गेहूं, कपास की मांग बढ़ गई। जो नकदी फसलें हैं, वाणिज्यिक फसलें हैं, इनकी भी मांग बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है। इससे औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत पड़ी, और कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी तो फिर कच्चे माल के लिए क्या करेंगे, तो वनों में जाएंगे, वनों से प्राप्त उत्पाद लेंगे, है ना, और खेती करेंगे, कपास की खेती करेंगे, ठीक है, गेहूं उगाएंगे। इसलिए अंग्रेजों ने सीधे तौर पर वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा दिया। अब कच्चे माल के रूप में अगर जरूरत पड़ रही है जूट, चीनी, गेहूं, कपास की, तो फिर वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। और इस प्रकार भूमि को जुताई के अंतर्गत लाने के लिए वनों को काट दिया गया। तो अब भूमि को जुताई क्षेत्र में लाना है, समतल करना है, जंगल साफ किए जाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये भी एक कारण था
प्रभावित करने का। इसी के साथ व्यावसायिक खेती की हम बात करते हैं। व्यावसायिक खेती के तहत बागान लगाए गए, जैसे हमने बात की थी चाय के, कॉफी के, रबड़ के बागान लगाए गए। और इसके लिए भी जो है फिर जंगलों में जो है एक कतार के अंदर जो है पेड़ लगाए जाते हैं और बाकी जो अनावश्यक पेड़ उनको काट दिया जाता है, सफाई कर दी जाती है। वाणिज्यिक वानिकी में प्राकृतिक वनों में मौजूद विभिन्न प्रकार के पेड़ों को काट दिया गया, उनके स्थान पर एक ही प्रकार के पेड़ सीधी लाइन में लगाए गए। ठीक है, आप देखते हैं ना, एक ही लाइन में, सीधी लाइन में जो है पेड़ लगा दिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार। और ये क्या कहलाते हैं? बागान। इन्हें बागान कहा जाता है। वन अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न प्रकार के पेड़ों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का आंकलन किया और वन प्रबंधन के लिए कार्य योजना बनाई, जिसके तहत बहुत सारे जो वन है, बहुत सारे जो पेड़ है, उन्हें भी काट दिया गया। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाए। इन्हें काटे जाने के बाद इनके स्थान पर व्यवस्थित वन लगाए जाने थे। व्यवस्थित वन यानी कि एक ही कतार में, एक ही सीध में पेड़ लगाए जाए, बाकी पेड़ों को काटा जाए, तो जिससे जंगलों को इससे भी प्रभाव पड़ा, इससे भी नुकसान पहुंचा। चाय कॉफी के बागान। अब चाय कॉफी के बागान में भी हम देखते हैं कि चाय कॉफी की फसलों के लिए जो है क्षेत्र को जो है समतल किया जाता है, जंगलों को काटा जाता है। अब विशेषकर आप चाय की खेती की बात करें तो हम पहाड़ी क्षेत्रों में देखते हैं चाय की खेती, है ना। पहाड़ों पर हम देखते हैं ऐसे एकदम खड़ी, एकदम सीढ़ी नुमा जो है खेती होती है। चाय के बागान मैंने खुद ने देखे हैं। मैं दक्षिण भारत की यात्रा पर था, दक्षिण भारत घूम रहा था। तमिलनाडु में एक जगह है ऊटी, ऊटी और कुन्नूर, यहाँ पर जो है चाय के बहुत सारे बागान हैं। तो अगर आप यहाँ पर पहाड़ों को देखोगे तो पहाड़ों पर चाय के बागान लगे हैं, सीढ़ी नुमा आप देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी जो उन क्षेत्रों में जो पेड़ वगैरह हैं उन्हें काटना जरूरी होता है। प्राकृतिक वनों के बड़े क्षेत्रों को चाय, कॉफी, रबर के बागानों के लिए साफ कर दिया गया। ऐसा यूरोप में इन वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किया गया। अब चाय की मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। आज भी हम देखते हैं भाई चाय के दीवाने बहुत ज्यादा हैं। कुछ भी कह दो लेकिन चाय के बारे में कुछ मत कहो, और उनमें से मैं भी एक हूँ, है ना। चाय मैं भी पीता हूँ, आदत बन चुकी है, क्या करें। ठीक है, लेकिन हिसाब से ही हर एक चीज होनी चाहिए। ज्यादा अगर पानी भी पियोगे तो फिर वो भी नुकसान देगा, इसलिए हर चीज क्या होनी चाहिए, लिमिट में होनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर जो है यूरोप में इन वस्तुओं की मांग थी, इस वजह से चाय, कॉफी और रबर का जो है उत्पादन किया गया, इनके बाग लगाए गए। उपनिवेशी सरकार ने वनों पर अधिकार कर लिया, इनके बड़े क्षेत्रों को कम कीमत पर यूरोपीय बाग लगाने वालों को दे दिए और इन क्षेत्रों की बाड़ाबंदी कर दी। और बाड़ाबंदी कर दी तो सीधी सी बात है, अब उन क्षेत्रों में दूसरों का आना जाना बंद हो जाएगा। वनों को साफ करके चाय व कॉफी के बाग लगा दिए गए और बागान मालिकों ने मजदूरों को कम मजदूरी पर काम करवाकर बहुत लाभ कमाया। तो मजदूरों से जो है बहुत ही नाम मात्र की मजदूरी पर काम करवाए जाते हैं और जो जंगल है उन्हें साफ किए जाते हैं, उनके बाग बनाए जाते हैं, उनकी बाड़ाबंदी कर दी जाती है। तो वनों को इससे भी बहुत ज्यादा प्रभावित किया गया, बहुत ज्यादा नुकसान वनों को इससे भी पहुंचता है। इसी के साथ आदिवासी और किसान की हम बात करते हैं। वे सामान्यतः घुमंतु खेती करते थे, जिसमें वनों के हिस्सों को बारी बारी से काटा एवं जलाया जाता था। तो घुमंतु खेती की तो बात हमने कर ही ली है। सीधी सी बात है, सरकार को लगेगा कि ये जो लकड़ी वाले क्षेत्र हैं ये भी जलाए जा रहे हैं तो उपयोगी लकड़ी नहीं मिलेगी, तो वे इन पर अधिकार कर लेगी और उसके बाद में जो है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अंधाधुंध लकड़ियों को कटाई करेगी, जिससे जंगलों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मानसून की पहली बरसात के बाद राख में बीज बो दिए जाते थे। यह प्रक्रिया वनों के लिए हानिकारक थी। इसमें हमेशा जंगल की आग का खतरा बना रहता था और इस झूमिंग खेती से भी जंगल की आग का खतरा बना रहता था। जंगल में आग लग सकती थी और आग से जो है जंगलों को नुकसान पहुंचता था। तो ये भी एक कारण था। आदिवासी और किसान जो है, तो फिर इनका इनका क्या हुआ? अब जो स्थानांतरित खेती है, घुमंतु खेती है, अब अगर इन्हें इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो आदिवासी जो जंगलों में रहते थे, किसान जो ये खेती किया करते थे, अब वो बेघर हो जाएंगे। बहुतों के जो है व्यवसाय बदल जाएंगे और बहुत जो है बेघर हो जाते हैं। कुछ लोग विद्रोह भी करते हैं लेकिन विद्रोह को दबा दिया जाता है। ठीक है, और बाकी वनों को नुकसान हुआ। अगर हम देखते हैं फैक्ट्रियां लगती है, कारखाने लगते हैं, तो उसके लिए भी जो है बड़ा सारा क्षेत्र चाहिए होता है, जंगलों को उसके लिए भी काटना पड़ता है। ठीक है, और काट कर जो है फिर फैक्ट्रियां लगाई जाती है, फिर वहां से जो है प्रदूषण भी बहुत सारा होता है, जिससे पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न, युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? युद्ध जो है वो जंगलों को किस प्रकार प्रभावित करेंगे, आइए चर्चा करते हैं। देखिए, युद्धों से वनों पर कई कारणों से प्रभाव पड़ता है, जैसे कि भारत में वन विभाग ने ब्रिटेन की लड़ाई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंधाधुंध वन काटे। यानी ब्रिटेन में लड़ाई हो रही है, भारत जो है वो ब्रिटेन
या हम कह सकते हैं अंग्रेजों का उपनिवेश है। वहां पर लकड़ी की आवश्यकता है, जहाज युद्ध के लिए समुद्री क्षेत्र में जहाज काम करते हैं, ट्रेनें हैं, और भी क्षेत्रों में जो है लकड़ी की आवश्यकता होती है। तो भारत में अंधाधुंध वन काटे गए। तो इस प्रकार युद्धों ने भारत में वनों को प्रभावित किया। और देखिए, वनों की कटाई वनों को प्रभावित करती है क्योंकि वे बहुत तेजी से खत्म होते हैं, जबकि ये दोबारा पैदा होने में बहुत समय लेते हैं। आप खुद देखिए, किसी पेड़ को लगाओ, बड़ा होने में, पूरा वृक्ष बनने में उसे सालों साल लग जाते हैं, लेकिन उसको काटने में मुश्किल से घंटा भी नहीं लगता है ना, घंटा 2 घंटे में उसको काट देते हैं। उसके बाद उसको दोबारा उगाओ तो फिर वही समय, वही पूरी प्रक्रिया, सालों साल लग जाते हैं। इसी के साथ जावा में जापानियों ने कब्जा करने से पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई। यानी जावा में जापानियों के कब्जा करने से पहले, जावा के अंदर आप सभी को पता है डच रहते थे, और जब जापानियों ने जावा पर कब्जा किया तो डचों ने एक पॉलिसी अपनाई, भस्म करो और भागो, भस्म कर भागो। यानी कि जो लकड़ी है, जो कटी हुई लकड़ियां हैं, जो क्षेत्र है जहां से जापानियों को लकड़ी प्राप्त हो सकती है, उसको भस्म कर दो उस क्षेत्र को, ताकि जापानियों को लकड़ी ना मिल जाए। ठीक है, तो ये पॉलिसी अपनाई, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ वनों का, जिसके तहत आरा मशीनों और सोगान के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ न लगे। इसके बाद जापानियों ने वन्य ग्राम वासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके वनों का अपने युद्ध कारखानों के लिए दोहन किया। ठीक है, बाद में जो जापानी है वो क्या करते हैं, ग्राम वासियों को बाध्य करते हैं लकड़ी काटने के लिए, और बाद में फिर उन लकड़ियों का अपने युद्ध कारखानों में उपयोग करते हैं, जिससे वनों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और लास्ट में युद्ध जब खत्म हो जाता है तो युद्ध के बाद में इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन हो जाता है, बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है वापस इन वन क्षेत्रों को अपने अधीन लाना। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि युद्ध जो है वो जंगलों को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। जंगलों को साफ किया जाता है, लकड़ी की आवश्यकता होती है, जिससे वनों का विनाश होता है। तो प्यारे बच्चों, यह भाग यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको यह भाग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। धन्यवाद।